स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के जून मंथ 2026 के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा प्री स्पेशल करंट अफेयर होता है और इन सभी एग्जाम्स में आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अपने सही करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे पॉजिटिवली। और हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज रनिंग है, टेलीग्राम पेड बैचेस रनिंग है और हमारे ऐप कोर्सेज चल रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए जो इस वर्ष होने वाले हैं। आप अधिक जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज डाल करके अधिक जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं अपने पेड कोर्स के बारे में। अगर आपको एप्लीकेशन पर लेना है उसके बारे में भी, और यदि टेलीग्राम कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी आप इन किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले भारत फोर्ज लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में देश की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इसकी खास बात ये रहेगी कि ये इंडिया फर्स्ट होगी प्राइवेट सेक्टर की मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी विशाखापट्टनम आंध्रा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने 5 साल का एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। ओएनजीसी बेसिकली इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली है। पुगा वैली लद्दाख में इसको लगाया जाएगा जो समुद्र लेवल से करीब 14,000 फीट ऊपर है। 5 साल का एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है। ओएनजीसी यहाँ पर जो कि एक पीएसयू है, पुगा वैली में भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाएगी। भारत में भूतापी ऊर्जा के क्षेत्र, ये हम जरूर कराते हैं ज्योग्राफी लिस्टिंग में। ये आपको पता होना चाहिए कि भूतापी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो खोजे तो कई जगह गए हैं लेकिन अभी भी ऑपरेशनल कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये पुगा हो गया लद्दाख रीजन में, ये मणिकर्ण हो गया एचपी रीजन में, हिमाचल प्रदेश में सोहना रीजन ये हरियाणा साइड है, और गुजरात में कई जगह तुआ में, उनाई में, गणेशपुरी में, ये सब महाराष्ट्र रीजन में कुछ साइट्स यहाँ पे खोजी गई जहाँ पर जियोथर्मल पावर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशनल कोई भी प्रोजेक्ट अभी नहीं है। ततापानी ये प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, और बकरेश्वर प्रोजेक्ट जो ये पड़ता है उड़ीसा साइड, सूरज कुंड में ये प्रोजेक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ साइड। तो ये कौन कौन से में जगह पर कहाँ पर साइट है, जैसे गोदावरी बेसिन एक अच्छा स्रोत हो सकता है जियोथर्मल एनर्जी का। सोनाटा रीजन यानी कि सोन नर्मदा ताप्ती रीजन भी जियोथर्मल एनर्जी का अच्छा स्रोत हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टैटिक के साथ साथ। भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे लगेगा? ओएनजीसी लगाएगा पुगा वैली में, यहाँ पे लद्दाख रीजन में। यूएस ईरान की जो पीस डील साइन हुई थी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 17 जून को, ये डेट ध्यान रखना है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्राध्यक्ष जो इस समय मसूद पेजेशकियन 14 सूत्रीय समझौता यहाँ पे किया गया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा जा रहा है। तो सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध विराम, हरमुज स्ट्रेट को जहाज़ों के लिए खोलना, ये सब शामिल है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई गई है। ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। हालांकि अंतिम और व्यापक शांति समझौता 60 दिन बाद लागू होना था और उस बीच कुछ और भी यहाँ पर हुई हैं एक्टिविटीज़। तो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है कि G7 के दौरान जो यूएस ईरान ने समझौता किया था, इसको नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर एक मध्यस्थ के रोल में यहाँ पर था। इस एग्रीमेंट में यूएस राजी हुआ था 25 बिलियन जो ईरान के सेंट्रल बैंक के यूएस होल्ड करे हुए था उसको रिलीज करेगा, और 300 बिलियन का इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन फंड ईरान की इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो है जारी करेगा। ये सब यहाँ पे एग्रीमेंट हुए थे। देखते हैं कितने सार्थक यहाँ पे हो पाते हैं। आगे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यहाँ पर समझौता किया गया था। यहाँ इन देशों के रक्षा मंत्रियों ने समझौता बेसिकली किया है। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली समझौता किसके लिए किया गया? जिससे डेवलप और डिप्लॉय किया जा सके एडवांस सबमरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी। उन्नत पनडुब्बी ड्रोन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है। ठीक है, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग और नॉर्ड सेंटर फॉर मैरीटाइम एंड अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज डेनमार्क के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। एएसआई के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग और डेनमार्क के इस संस्था के बीच। ठीक है, बेसिकली एएसआई हेल्प करेगा डेनमार्क की संस्था का, जिससे ओरेसुंड नामक एक डैनिश शिप जो कि 1619 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पीरियड में ये डूब गया था करैकल पोस्ट के पास, करैकल तट के पास, कहाँ पर पुडुचेरी में डूब गया था। तो उसके अवशेषों को ढूंढने का प्रयास एएसआई करेगा, और अगर वो अवशेष मिल जाते हैं तो वो कल्चरल हेरिटेज के रूप में होंगे डेनमार्क के, है ना। तो इस तरीके से ओरेसुंड शिप जो है 1619 में डूबा था करैकल कोस्ट के पास पुडुचेरी में, जब यूरोपियों का आगमन हो रहा था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो उस दौरान एक शिप डूबा भी था। तो इसी की खोज वहाँ यहाँ पर एएसआई करेगा। डेनमार्क से भारत आने वाला पहला जहाज भी इसी ओरेसुंड को माना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है।
मेटा अपना कुल मिला करके एक 168 मेगावाट क्षमता वाला एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर डेवलप करेगा जामनगर गुजरात में। ये मेटा का फर्स्ट डेडिकेटेड एआई डेटा सेंटर होगा भारत में, जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश होगा। हमारे एग्जाम के लिए फैक्चुअल न्यूज़ यही है। रिलायंस जो है इसको डेवलप करेगा और मेटा इसको लीज पर लेगा अपनी कंप्यूटिंग नीड्स के लिए। 2 साल में इसको तैयार कर देने का टारगेट यहाँ पर रखा गया। डीसैलिनेटेड वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा एआई डेटा सेंटर के सर्वर्स को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। जॉनिस यान्सा स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने चौथी बार। जॉनिस यान्सा, स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है। जुबलाना इसकी कैपिटल आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्लोवेनिया। नियरेस्ट सी कौन सा पड़ रहा है? एड्रियाटिक सी। हॉन सियोंग सूक, ये दक्षिण कोरिया के नए जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे बन गए हैं। हॉन सियोंग सूक, ये फीमेल है बेसिकली, नाम से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी साउथ कोरिया की हान मियोंग सूक के बाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे फिर अबी अली अहमद प्रॉस्पेरिटी पार्टी के इथियोपिया के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हुए। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो ये पड़ती है ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया ये है, ठीक है। और ये इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, ध्यान रख सकते हैं। और थोड़ा सा फीचर्स अगर देखें तो इथियोपिया में आप देखेंगे इसकी कैपिटल जो है वो आदिस अबाबा है। इथियोपिया कैपिटल क्या है? आदिस अबाबा है। ब्लू नाइल यहाँ से क्रॉस करती है इस देश से, और लेक ताना भी यहाँ पर पाई जाती है। अब अगला अपॉइंटमेंट नहीं है कोई, कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता, इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब यूके जो है कह सकते हैं पॉलिटिकल टर्बुलेंस से गुजर रहा है पिछले एक दशक में, क्योंकि यहाँ पर 2016 से 2026 के पीरियड में करीब 6 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। डेविड कैमरून ने इस्तीफा दिया 2016 में, तब से ये सिलसिला थमा नहीं। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस बनी थी कुछ समय के लिए, ऋषि सुनाक बने थे भारतीय मूल के, है ना, और फिर कीर स्टारमर ये बने, और ये भी अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब देखते हैं यूके पीएम कौन आता है। एन रंगस्वामी, लीडर ऑफ आईएनसी, फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी ये बने थे, ठीक है। फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने थे 25वें। और रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने थे, रथेंद्र बसु। डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे, न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ये सरकार के रेजोल्यूशन से अस्तित्व में आया था, जैसे कि नीति आयोग है ना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। और ये कब इसने फंक्शनिंग शुरू की थी? 2006 में। 2006 में। विवेक अग्रवाल ये नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एफएटीएफ के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। फर्स्ट टाइम इंडिया को जो है वाइस चेयर मिली है, या फिर इंडिया की तरफ से कोई वाइस प्रेसिडेंट है एफएटीएफ का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश दीक्षित देश के नए इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ ये बन गए हैं महेश दीक्षित, इंडिया न्यू आईबी चीफ। तपन कुमार डेगा का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक ही बन गए नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा ने किसको रिप्लेस किया? परमेश्वरन अय्यर को। श्री सौरभ विजय जो यूआईडीएआई में सीईओ हैं, इनको इंडिया एआई मिशन का भी सीईओ बना दिया गया है। इंडिया एआई मिशन अब पुराना हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि आया कब था। रट लीजिए इसको, 7 मार्च 2024 स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक डेट नहीं भी आएगी तो मार्च 2024 तो आपको ध्यान रखना ही है। इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया था 7 मार्च या मार्च 2024 में। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई सेशन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया जाता है, उसके बारे में एग्जाम में आता ही है, और खासकर देश का नाम। तो खलीलुर रहमान ही कहाँ से? बांग्लादेश से 81वें सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। एनलेना बेयरबॉक का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं, एडिशनल चार्ज इनको मिला है। समीर वी कामत फाइनली अब डीआरडीओ चीफ नहीं है, डीआरडीओ के चेयरपर्सन बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं, लोखंडे प्रशांत सीताराम। बनवारी लाल पुरोहित भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय विद्या भवन के फाउंडर कौन थे? श्री के एम मुंशी थे, ध्यान रखिएगा, कई बार ये डिटेल मिस हो जाती है। इसी बहाने हमने आपको एक हिस्ट्री का फैक्ट बता दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी श्री के एम मुंशी के द्वारा। कंचन देवी
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक, इनको अरावली पर्वत श्रृंखला के सीमांकन हेतु उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अरावली माउंटेन रेंज पर जो चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके लिए ये समिति काम करेगी। कंचन देवी की अध्यक्षता में 31 अगस्त 2026 तक इनको समय दिया गया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का। बेसिकली अरावली हिल्स का क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि 100 से ऊपर अरावली पहाड़ियां थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही, इंक्रोचमेंट के कारण से, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से, इलीगल माइनिंग वगैरह के कारण से। तो इनको देखना है कि किस तरीके से जो है अरावली हिल्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो हिल्स का क्राइटेरिया है, अगर उसको लाते हैं, डेवलपमेंट वहाँ पर रीजन में करते हैं, तो किस हद तक पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील खनन या अन्य गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं या नहीं होंगे, इन सब की डिटेल रिपोर्ट इनको देनी है। ऊंचाई संबंधी मानदंडों के वैज्ञानिक आकलन का भी ये मूल्यांकन करेंगे कि कितनी ऊंची पहाड़ी को अरावली पर्वतमाला का भाग माना जाए, किसको ना माना जाए, और कहाँ पर जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ न्यू आर्मी चीफ बन गए हैं। श्री धीरज सेठ, उपेंद्र द्विवेदी का स्थान इन्होंने ले लिया है। वाइस एडमिरल अजय कोचर भारतीय नौसेना के ये उप प्रमुख बन गए, अजय कोचर। फ्रेडरिक सोइज भारतीय जूनियर और पुरुष हॉकी टीम के कोच बन गए हैं, जूनियर हॉकी टीम के कोच फ्रेडरिक सोइज। कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड इनको बनाया गया, व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड है ये। विल कैथकार्ट का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। फ्री चार्ज के फाउंडर और फिनटेक स्टार्टअप क्रेड के जो है फाउंडर थे कुणाल शाह, अब ये व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड हैं। रितिका श्री सलेम तमिलनाडु से भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेट एम्पायर इनको कहा जा रहा है, लेकिन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ये ध्यान रखना है, डोमेस्टिक क्रिकेट में एम्पायरिंग इन्होंने शुरू की, अभी कोई इंटरनेशनल आईसीसी लेवल के टूर्नामेंट में नहीं, इन डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट मैचेस, अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस में ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन एम्पायर है भारत की। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर बिमल एन पटेल, ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि बीपीएससी पेपर आ रहा है, सभी को नहीं याद रखना है, लेकिन बीपीएससी में आ सकता है बिल्कुल। बीपीएससी ऐसे फैक्ट पूछना पसंद करता है करंट अफेयर में। प्रोफेसर बिमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ सी के जज यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। इनका टेन्योर 2026 से 35 तक रहेगा। इसकी स्थापना किस कन्वेंशन के तहत हुई है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज के तहत इसकी स्थापना हुई है। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल ये पुनः नियुक्त किए गए हैं, पहले भी थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को बार बार यहाँ पर अपॉइंट किया जाता रहा है, ठीक है। 2018 में सबसे पहले इनको अपॉइंट किया गया था, बार बार इनका टेन्योर सरकार ने बढ़ाया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल बुकर प्राइज आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम जो है बानू मुश्ताक को मिला था, कन्नड़ा ऑथर को, और ये काफ़ी पूछा गया था एग्जाम में। इसका ट्रांसलेशन दीपा भास्ती ने किया था। तो हार्ट लैम्प के लिए 2025 में, अब 2026 का आ चुका है तो इसे ध्यान रखेंगे। ताइवान ट्रैवलॉग नामक नावल है, ठीक है। इसको ताइवानीज में लिखा गया था, लेकिन फिर इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर किया था ली किंग ने। ताइवानीज ऑथर यांग शुआंग जी ने इसको लिखा है, थोड़ा सा नाम वैसा टिपिकल नहीं है। यांग शुआंग जी, ध्यान रखिएगा, ये लेखिका हैं, ताइवानी लेखिका। इनके उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को ये पुरस्कार दिया गया बुकर फाउंडेशन के द्वारा। और मूल भाषा इसकी क्या थी? मैंडरिन चाइनीज में उपन्यास लिखा गया था, बाद में इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे इंग्लिश में हुआ। आगे बढ़ते हैं। डैग हैमर स्कोल्ड पदक, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूएन पीस कीपर्स को जाता है, जो लोग यूएन पीस कीपिंग में अपनी जान गंवा देते हैं, और पोस्ट ह्यूमसली ही मिलता है। तो लांस हवलदार हरभजन सिंह पोस्ट ह्यूमसली, नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। डैग हमर स्कोल्ड मेडल ये पोस्ट ह्यूमसली एक यूएन पीस कीपर को मिलता है, जो पीस कीपिंग मिशंस में जो है जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तार्थ फाउंडेशन की तरफ से विवान छाछरिया, एरियना अग्रवाल और अवयना मेहता, ये तीनों 16 वर्षीय हैं। इनको ये पुरस्कार इमली के बीजों से एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर प्लास्टिक को विकसित करने के लिए मिला है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स बेसिकली हटा सकता है पानी से, इजिली आप वाटर से माइक्रो प्लास्टिक्स हटा सकते हैं मैग्नेट का यूज़ करके, इस पाउडर का इस्तेमाल करके। जो इन्होंने बनाया है इसको प्लास्टिक इन्होंने नाम दिया, प्लास्टिक नहीं, प्लास अलग स्टिक अलग। बायोडिग्रेडेबल पाउडर इन्होंने इमली के बीज से बनाया है। तो जिनेवा बेस्ड अर्थ फाउंडेशन ने कॉम्पिटिशन करा था, और इसमें 13 से 19 साल तक के टीनेजर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इंडियन टीनेजर्स ने फर्स्ट टाइम ये जो है इंडिया की तरफ से ग्लोबल विनर बनने का भी रिकग्निशन प्राप्त किया है। तो द अर्थ फाउंडेशन का ये अर्थ प्राइज जो है इन 3 जो किशोरों को मिला है, विवान छछरिया,
अरीना अग्रवाल और अवेना मेहता, इनका नाम ध्यान रखेंगे आप। अगला पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज, ये कर्ट वर्कफोर्स फाउंडेशन की तरफ से एक भारतीय को मिला, इसी वजह से हम ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेशनल फार्मिंग प्रोग्राम या फिर भारतीय प्रोग्राम को मिला कह सकते हैं। ये प्राइज विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार कहा जाता है। ऐसे तो हर कोई क्लेम करता है विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन ये लोग खुद क्लेम करते हैं। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेशनल फार्मिंग प्रोग्राम 2016 में जो है लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा, है ना। कह सकते हैं कि सरकारी स्कीम है, ये राज्य सरकार की स्कीम है, जिससे फार्मर जो है नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने वाली इस प्रोग्राम को फूड प्लैनेट प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे है वुल्फ पुरस्कार, वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स, ये प्रोफेसर चैनेंद्र के जैन को मिला है, ठीक है, वुल्फ फाउंडेशन इसराइल की तरफ से। और जैनेंद्र के जैन फर्स्ट पर्सन बन गए भारतीय मूल के जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन टू विन दिस अवार्ड, वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स, चैनेंद्र के जैन। थोड़ा सा ये टर्म ध्यान रख सकते हैं इनको, किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है ये प्राइज? कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए। यूएनएफएओ मृदा किसान नायक पुरस्कार, ये या फिर यूएनएफएओ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड, ये वल्लवन को मिला है, जो एक किसान है पोलाची, कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। यूएनएफएओ का ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड, ये वल्लवन नामक किसान को मिला है, जो कि हमारे तमिलनाडु से, कोयम्बटूर से। इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। वल्लवन के पुरस्कार घाटे में चल रहे नारियल के खेत को एक अत्यधिक लाभदायक बहुफसली और वृक्ष आधारित कृषि मॉडल में परिवर्तित करने के लिए ये दिया गया है, ठीक है, एफएओ की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड, ये फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक है। आगे स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था जब वो स्लोवाकिया की यात्रा पर गए थे। WHO महानिदेशक का विशेष पुरस्कार डॉक्टर शाया मोहसिन जिंदनी को, यमन के प्रधानमंत्री को, WHO की तरफ से ये मिला था। आगे संसद रत्न पुरस्कार, इसमें जो सांसद जीते हैं, जैसे जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश से, प्रवीण पटेल उत्तर प्रदेश से, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। और जैसे आरएस का एग्जाम आ रहा है तो आप इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे जो भी आरएस के पार्टिसिपेंट्स हैं। संसद रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को जो मिला है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे है नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार, 7 श्रेणियों के तहत 17 परियोजनाओं को इसमें चयनित किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक को डेटा एनालिटिक्स श्रेणी में, कड़ेपुर ग्राम पंचायत सांगली जिला को जमीनी स्तर पर सेवा वितरण की श्रेणी में, तो अलग अलग यहाँ पर श्रेणियों में गिवन है। जो आपके स्टेट के अवार्ड्स हैं, जैसे महाकुंभ मेला में आईटी प्रणाली, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश की तरफ से इवेंट गवर्नेंस की श्रेणी में, तो ये उत्तर प्रदेश वाले लोग ये 5th पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश वाले अपने यहाँ की स्कीम या फिर जो है संस्था के बारे में ध्यान रखेंगे जिसको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो जरूरी वाले हम इसमें रख देंगे, बाकी इसमें रिमूव कर देंगे आपके नोट्स से, तो जो नोट्स में रहेगा फाइनली वही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडियन एथलेटिक्स पुरस्कार, इसमें मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला था, नीरज चोपड़ा। फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पारुल चौधरी को, और कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार परवीर सिंह को। बेस्ट स्टेट सपोर्टिंग एथलेटिक्स, मतलब एथलेटिक्स को सपोर्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पीटी उषा को, गुरबचन सिंह रंधावा को, बहादुर सिंह चौहान को और अंजू बॉबी जॉर्ज को। बुक्स एंड ऑथर पे आ जाएंगे हम लोग, फेमस पुस्तक और लेखक अगतियर द यूनिफायर, डॉक्टर सुधा M.N. और शमा भट्ट की किताब लिखी गई है। इसमें ऋषि अगस्त या फिर अगतियर के बारे में लिखा गया है, उनके जीवन, उनकी फिलॉसफी, उत्तर दक्षिण भारत की संस्कृतियों को एकजुट करने में उनका जो योगदान है। ऋषि अगस्त या फिर इनको अगतियार बोलते हैं साउथ इंडिया में, तो उनका क्या रोल था उसके बारे में लिखा है इन्होंने। इनकी बुक का विमोचन किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने। उसके बाद संस्कृति रत्न भंडार, लोकसभा सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता रॉय ने इस किताब को लिखा है, ठीक है। इसमें भावैया फोक म्यूजिक को बेसिकली एक्सप्लोर किया गया है। भवैया फोक म्यूजिक का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, नॉर्थ बंगाल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में भवैया फोक म्यूजिक नॉर्थ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था, उसका प्रेजेंट भाग इस समय बांग्लादेश में है, ठीक है। और कोच राजवंशी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती थी, उसी के बारे में संस्कृति रत्न भंडार जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने किताब लिखी है अपने फोक कल्चर पर, भवैया फोक म्यूजिक। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर सुभांशु शुक्ल।
और ये बहुत स्टार मार्क करिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी किताब है ये, ठीक है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी फैक्ट रहेगा। द सेकंड ऑर्बिट किताब के लेखक कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो कुछ डेट्स या फिर डेट्स जो रह गए थे मई से। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ये 15 मई को मनाया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं हर वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को जो भी डेट पड़ेगी उस दिन मनाया जाता है। मई मंथ को कुल मिलाकर मनाते हैं। और इसमें कुछ खास काम हुआ था। इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट टैग्ड गैंगेस सॉफ्ट शेल टर्टल, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में असम में छोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सॉफ्ट शेल कछुओं की 8 प्रजातियों में से 5 काजीरंगा रीजन में देखने को मिलती है असम में। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये 28 मई को होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और वर्ल्ड हंगर डे ये 28 मई को होता है। एवरेस्ट डे ये 29 मई को होता है, 29 मई को। आगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स ये 29 मई को होता है। डैग हमरस्कोल्ड मेडल भी इसी दिन ये दिया जाता है। जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने जिस मेडल के बारे में बात की थी वो भी इसी दिन ये दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ पीस कीपर्स के दिन। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ये 29 मई को होता है। और हिंदी जर्नलिज्म डे ये 30 मई को होता है। पंडित जुगल किशोर ने वीकली न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड कोलकाता चलाया था, जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कहा जाता है भारत का। आगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे ये 30 मई को होता है। गोवा का राज्यत्व दिवस ये 30 मई को होता है। नो टोबैको डे 31 मई को होता है। नो टोबैको डे के दिन क्या हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया रीजन अवार्ड के विनर्स यहाँ पे घोषित किए गए थे। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जयपुर राजस्थान, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कुछ विनर्स यहाँ पर घोषित किए गए थे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। वर्ल्ड मिल्क डे दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को होता है। तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को। बाइसिकल डे 3 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को होता है, 5 जून को। और इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, कई बार इसकी थीम पुरानी पूछ लेते हैं। 2025 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसका जो हम लोग कह सकते हैं स्लोगन था नाउ फॉर क्लाइमेट, नाउ फॉर क्लाइमेट। 2026 की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये कह सकते हैं थीम थी। माफ कीजिएगा, 2025 की थीम ये बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। 2026 की थीम ये इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ग्लोबल होस्ट कंट्री ये था साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया ग्लोबल होस्ट कंट्री था। और 2026 के लिए ग्लोबल होस्ट कंट्री कौन था? ये रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। बाकू में ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी। 2025 में ये कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में इवेंट हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं 2025 का, कई बार आप पुराना भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए 2027 में आप पेपर दे रहे होंगे, उसमें इन्वायरमेंट डे की जो थीम रहेगी वो पूछेंगे आपसे, और पुरानी थीम भी मैचिंग में आ सकती है। पिछले 4 वर्ष की थीम भी कई बार पूछी गई है ओडिशा पीसीएस जैसे एग्जाम में, या फिर हम लोग कह सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे पेपर्स में। रशियन लैंग्वेज डे ये 6 जून को होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है। फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन इसकी थीम थी। वर्ल्ड ओशियंस डे ये 8 जून को होता है। री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन ये थीम थी। ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को होता है। 8th इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक ये मनाया गया था। और एक्रेडिशन डे ये 9 जून को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन ये 10 जून को, 2024 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ था। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये 11 जून को होता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को होता है। ब्लड डोनर डे 14 जून को। ग्लोबल विंड डे ये 15 जून को होता है, 15 जून को। मार्च 2026 तक भारत की क्षमता जो है पवन ऊर्जा के मामले में 56.09 गीगावाट है। भारत विश्व में जो है विंड एनर्जी के मामले में 4th स्थान पर है, ये ध्यान रख सकते हैं डेटा। विंड पावर के मामले में, विंड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत जो है 4th स्थान पर है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है, 15 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को होता है। रेमिटेंस फॉर रूरल रिजाइलियंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट ये थीम थी। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत किससे रिसीव करता है? यूएस से। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस ये 17 जून को होता है। ग्लोबल ऑब्जर्वेंस कहाँ पे हुई थी? कीनिया में इस साल,
कीनिया में। इस बार थीम थी रेंजलैंड, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और रिस्टोर। डे के साथ यहाँ पर ईयर भी ध्यान रखिएगा। 2026 का ईयर किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मना रही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हिसाब से इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स है सबसे पहले 2026। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट है ये तीसरा। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है, ये वाला सबसे पहले घोषित हुआ था, तो इसी के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। 2026 का ईयर कैसे, जैसे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया, बहुत पूछा गया था एग्जाम में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट 2026 का ईयर है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ये 17 जून को होता है। वर्ल्ड क्रोक डे या क्रोकोडाइल डे 17 जून को। नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 ये जून में मनाया गया था, ठीक है। नशा मुक्त भारत विकसित भारत की पहचान ये थीम थी। नशा मुक्त भारत अभियान वैसे लॉन्च कब किया गया था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ईयर बताइए। नशा मुक्त भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को होता है, और 18 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून को। द पावर ऑफ पार्टनरशिप इन काउंटरिंग हेट स्पीच ये थीम थी। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को होता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। 2047 तक सिकल सेल भारत मुक्त भारत के लक्ष्य पर काम कर मतलब ये इंडिया का टारगेट है, सिकल सेल एनीमिया फ्री करना भारत को 2047 तक। 2026 में एक ग्रैंड स्टेट लेवल इवेंट हुआ था ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इस अवसर पर नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम या मिशन जो चल रहा है, इसको बजट 2023 में अनाउंस किया गया था। ऑफिशियली जो है शहडोल जिला मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 17 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने का इनका लक्ष्य है। इनिशियली 17 स्टेट को इसमें कवर किया गया है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन में निकलता है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग यहाँ पे चल रही है, ध्यान रखिएगा। आगे है नेशनल रीडिंग डे 19 जून को, रीडिंग डे 19 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट 19 जून को। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये 20 जून को होता है। सॉलिडरिटी विद रेफ्यूजीज इस बार थीम थी। 12th इंटरनेशनल योगा डे ये 21 जून को पहली बार बनाया गया था 2015 में, पहली बार बनाया गया था 2015 में। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिवस होता है, ग्रीष्म संक्रांति इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया जाता है देश भर में, ठीक है। आपके आसपास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में योग वगैरह कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खादी इंडिया ने स्वधा वेलनेस वियर कलेक्शन लॉन्च किया था, ये एक ध्यान रख सकते हैं चीज़, ठीक है। कोलकाता के रेड रोड में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया था, जहां पर प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए थे, योग वगैरह इसमें करते हुए देखे गए थे। और भी कई जगह पर हुआ था, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया 14 जून को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खादी इंडिया का जो वेलनेस वियर कलेक्शन है, इसका नाम स्वधा है, ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को होता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को, लेट्स मूव इसकी थीम थी। सेकंड संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया गया था। 2024 में सबसे पहले ये संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की यहाँ पर शुरुआत इस प्रेजेंट सरकार ने की है, संविधान हत्या दिवस। आगे है इंटरनेशनल एमएसएमई डे, ये 27 जून को मनाया जाता है, एमएसएमई दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ डीफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, बधिर अंधता दिवस ये 27 जून को। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ये 28 जून को, और सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को। आ जाएंगे साइंस टेक के सेक्शन पे। साइंस टेक का जो सबसे पहला करंट अफेयर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिया फर्स्ट एल्गी ट्री जिसमें कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मध्य प्रदेश में भोपाल में बेसिकली इसको इनोग्रेट किया गया था, फर्स्ट एल्गी ट्री जिसमें कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। विवेकानंद पार्क भोपाल में लगाया गया था। मशरूम वर्ल्ड ग्रुप नामक संस्था ने इसको लगाया था। माइक्रोस्कोपिक एल्गी का यूज करके इसमें हवा को साफ किया जा रहा है। एक एल्गी ट्री 25 अडल्ट जो नॉर्मल ट्रीज हैं पत्ते वाले उनके बराबर जो है अवशोषित कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और उतना ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इसमें लिखा गया है कि 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करेगा और 1 टन ऑक्सीजन पर ईयर ये बनाएगा। और पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन 2.5 को भी कम कर सकता है 15 मीटर के दायरे में। तो ये एल्गी ट्री बहुत जरूरी आगे आने वाले सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। आगे जो है लाइट पावर्ड नैनो कैटलिस्ट, इसको ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत काम करता है। इसने एक लाइट पावर्ड नैनो कैटलिस्ट बनाया है फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए। इसको नाम दिया गया है मतलब कह सकते हैं सोना और पैलेडियम के नैनो कणों को बायोडीपी नामक प्रकाश अवशोषित अणु के साथ मिलकर के बनाया गया है। बायोडीपी का मतलब है बोरोन डाइपिरोमिथीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट जो एक्सप्लोड कर गया था अपने ग्राउंड टेस्ट में फ्लोरिडा के कैप कैनोवरल लॉन्च पैड से, जब बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, और ये जो है एक्सप्लोड कर गया था यहाँ पे ऑर्बिट में जाने से पहले। आगे बढ़ते हैं। छिपकली की नई प्रजाति मेसिलिना बिश्नोई की खोज की गई थी। मेसिलिना वंश की छिपकली का पहला आधिकारिक और पोस्ट रिकॉर्ड है। छोटे आकार की छिपकली जिसका आकार बहुत छोटा सा होता है, 39.2 मिलीमीटर। जेडेसाई के वैज्ञानिकों द्वारा बीकानेर जिले के गजनेर इलाके में इसको खोजा गया था। बिश्नोई समाज के आधिकारिक और ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करने के लिए मेसिलिना बिश्नोई इस छिपकली का नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 12.6 अरब पुराने लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की गई थी। मणिपुर के खगोल विज्ञानी डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम ने करीब ये 12.6 बिलियन ईयर ओल्ड के प्रो क्लस्टर खोजे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से इसको कहा जा रहा है। तो लोकटाक लेक के नाम पर, जो मणिपुर में लोकटाक झील है, उसके नाम पर जो है इन्होंने इन क्लस्टर का नाम रख दिया गया है, तभी इनका नाम लोकटाक प्रोटो क्लस्टर रखा गया है। जापान के सुबारू टेलीस्कोप, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज करके ये डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम महोदय ने इस प्रोटो क्लस्टर को खोजा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईकार का हम लोग कह सकते हैं जो हैदराबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक बायोपॉलीमर बेस्ड सीड कोटिंग डेवलप की है। तो इस सीड कोटिंग का इस्तेमाल हम लोग सीड में चढ़ा करके कर सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन रेट अच्छी होगी सीड की, अर्ली प्लांट ग्रोथ, इन सबको टेस्ट किया गया है। ट्रायल में जो 7 फसलों पर इसको टेस्ट किया गया है और काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग भविष्य में देख सकते हैं 1-2 दशक में कि क्या इस टेक्नोलॉजी को वास्तव में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि सीड पर एक कोट चढ़ा और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लगा दिए गए हों। क्या इंडिविजुअल जो छोटे छोटे सीड हैं, क्या उन पर कोटिंग की जा सकती है, इसको आगे देखा जाएगा। कई सारे परीक्षण या प्रयोग सिर्फ हमारे एग्जाम तक सीमित रह जाएंगे, हो सकता है भविष्य में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए उपयोगिता ना होने के कारण से। नासा ने ऑफिशियली मेवन स्पेसक्राफ्ट का मिशन ओवर घोषित कर दिया है, क्योंकि अब जो है इनका संपर्क उससे टूट गया है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने ऑफिशियली जो है मेवन स्पेसक्राफ्ट मिशन को कॉल इट अ डे या फिर इसको बंद घोषित कर दिया है। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि इसके सिग्नल अब वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेसक्राफ्ट 10 साल पहले ये लॉन्च किया गया था, 2013 मतलब 13 साल पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में ये काम कर रहा था। मेवन का मतलब मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए मेवन छोड़ा गया था नासा के द्वारा 2013 में। डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट मंगोलिया के उलान बाटर में हुआ था, और इसमें जो है इंडिया और जो है मंगोलिया की आर्मी पार्टिसिपेट करती है। आगे है सरमत परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा ने किया था। सरमत मिसाइल जो है 35,000 किलोमीटर इसकी क्षमता है, और इस मिसाइल को सैटर्न 2 भी नाम दिया गया है। सैटर्न 2 सरमत मिसाइल किसकी? ओडिशा की। सक्सेसफुल टेस्ट हाइल्ड बॉम्ब का परीक्षण ये हरियाणा में किया गया था। पंचकुला जिले के रामगढ़ में डीआरडीओ ने हाइल्ड बॉम्ब का परीक्षण किया था। स्वदेशी रुद्रा M2 वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। रुद्रा M2 मिसाइल जो है एयर सरफेस मिसाइल को एरियल टारगेट से जो है ये लॉन्च किया गया था, इसको टेस्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित 3 युद्धपोत नौसेना को सौंपे गए हैं, और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहे थे। कौन कौन से ये पोत यानी जहाज हैं? INS दूनागिरी, ये क्या है? गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। और INS संशोधक, ये बेसिकली एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वीजल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है जो डेटा वगैरह इकट्ठा करता है। और INS अग्राय है। INS अग्राय के बारे में हमने बताया कि एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है। एंटी सबमरीन वारफेयर शिप ये है। तो कौन क्या है ये ध्यान रखिएगा। दूनागिरी ये गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। INS संशोधक ये एक सर्वे वीजल है, ठीक है। और INS अग्राय ये एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है, ये ध्यान रखना काफी है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने होवरक्राफ्ट H561 को लॉन्च कर मतलब शामिल कर लिया है अपने बेड़े में। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर कुशन व्हीकल होवरक्राफ्ट H561 को अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया जून में। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है एयर कुशन व्हीकल।
तो इसका काम क्या है, एक एम्फीबियस व्हीकल है, यानी कि पूरे पानी में भी तैर सकता है, दलदली इलाके में, और जहाँ पर सैंडी बैंक्स यहाँ है, या फिर जो जहाँ पर पानी कम है, मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पर भी तैर सकता है जहाज। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलिट्री सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी आईटी कानपुर में खोलने के लिए मंजूरी मिल गई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यूपी करंट अफेयर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ये कहाँ पे खुलेगा, आईआईटी कानपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। और अब मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर खुलेगा तो यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उस पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा। काउंटर ड्रोन सिस्टम, नेक्स्ट जन स्वार्म वारफेयर टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की जाएगी। फिर डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब काम आईआईटी कानपुर में होगा एक बार ये नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर अगर खुल जाएगा तो। स्वदेशी नेत्र एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अंतिम परिचालन स्वीकृति मिल गई। फाइनल ऑपरेशनल अप्रूवल ऑफ इंडिजिनस नेत्रा एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है यूज के लिए। हालांकि 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और अदर ऑपरेशंस में भारत ने इसको यूज किया था। ये फ्लाइंग रडार स्टेशन के जैसे काम करता है और एनिमी फाइटर के, यानी कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, उनके जहाजों को लॉन्ग रेंज पर मतलब काफी पहले से ट्रैक कर सकता है। तो नेत्रा है एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। प्रोजेक्ट हॉकाई ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में चलाया था। अमरनाथ यात्रा में प्रोजेक्ट हॉकाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था, ठीक है, और ड्रोन से निगरानी वगैरह की गई थी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है 3 जुलाई से शुरू हुई थी। ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद ये वेनेजुएला में भीषण भूकंप आने के बाद भारत ने राहत सामग्री भेजी थी इस मिशन के तहत। ऑपरेशन अमिस्ताद किसके लिए, वेनेजुएला के लिए, वहां पर भूकंप के लिए, भूकंप सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी थी, दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, और भारत का जो कह सकते हैं स्वदेशी जो क्यूब है, भीष्म क्यूब, उसको भेजा था। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान द्वारा इसको भेजा गया था। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे गई थी ऑपरेशन अमिस्ताद के लिए। तो ऑपरेशन अमिस्ताद कहाँ के लिए, वेनेजुएला के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑबिचुरी सेक्शन पर। भुवन चंद्र खंडूरी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये नहीं रहे, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये 2 टर्म के लिए थे, 2007 से 2009 और 2011 से 2012। रणधीर सिंह भारत के पहले एशियाई गेम्स शूटिंग स्वर्ण पदक विजेता ही नहीं रहे। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था जो है 5 बार। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1979 में। रणधीर सिंह ये नहीं रहे। उसके बाद डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, ये नहीं रहे। 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे थे और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। 2015 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है, ठीक है। पद्म भूषण 2015 में मिला था सुभाष सी कश्यप को। फ्रैंकोइस एंगलबर्ट नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी, ये नहीं रहे। फ्रैंकोइस एंगलबर्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में। पीटर हिग्स के साथ 2013 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। हिग्स बोसोन की खोज जो है 2012 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं स्कीम सेक्शन में। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन ये जारी किया गया है, और जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, इसमें कह रहे हैं कि त्रिपुरा का जो रानी अनानास या क्वीन पाइनएप्पल है, उससे जुड़ी जो कोल्ड चेन है उसको विकसित करना, मूल श्रृंखला वैल्यू चेन है उसको बढ़ाना है। कहने का मतलब है अनानास के पौधे का जो लगभग 60% हिस्सा जो फेंक दिया जाता है अपशिष्ट मान करके, उसमें उसे ब्रोमेलिन निष्कर्षण, अनानास पत्ती फाइबर प्रोसेसिंग और जय आधारित कन्फेक्शनरी इकाइयों के माध्यम से एक कह सकते हैं मूल वर्धित उत्पादों में बदला जा सकता है। यानी कि जो हिस्सा फेंक दिया जाता है अनानास का छील करके, बाहर का छिलका, उससे भी जो है पैसा बना सकते हैं किसान। तो इसके लिए इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करना है, वही है रानी अनानास मिशन। ये जो है 3 वर्ष के लिए अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रानी अनानास मिशन, क्वीन पाइनएप्पल मिशन 3 वर्ष के लिए अभी इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। आगे है सेनेजरी मिशन। सेनेजरी मिशन बेसिकली असम में मूगा सिल्क को डेवलप करने के लिए लाया गया है। मूगा सिल्क सेक्टर को एक कॉम्पिटिटिव हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करना है। यानी कि मूगा सिल्क वहाँ जो लोग बनाते हैं उनको कम पैसे में बेचना पड़ता है, उसको इस तरीके से मार्केट किया जाएगा कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। और मूगा सिल्क को वर्ल्ड्स ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क और इंडिया फर्स्ट जीआई टैग्ड सिल्क माना जाता है। मूगा सिल्क को ध्यान रख सकते हैं। तसर सिल्क, मूगा सिल्क, ये सब सिल्क की वैरायटीज होती है। खेत बचाओ अभियान ये लॉन्च किया गया है रायसेन जिला मध्य प्रदेश से।
खेत बचाओ अभियान। इसका उद्देश्य है जो है देश भर में किसानों को सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल घटाने के लिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए लाया गया है खेत बचाओ अभियान। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और राज्य की योजनाएं समितियों में प्रोजेक्ट गंगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। तो गंगा ये कोई नदी से जुड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट गंगा ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। 11 जिलों को प्राथमिकता इसमें दी गई है। 21 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना ही उद्देश्य है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना उद्देश्य है जो है प्रोजेक्ट गंगा के तहत, ये ध्यान रखिएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश राज्य के 21 जिलों में बढ़ाने के लिए ये रखा गया है उद्देश्य प्रोजेक्ट गंगा का। प्रियदर्शनी योजना लाई गई है केरला की सरकार, तो जाहिर सी बात है इंदिरा जी के नाम पर ही लाएंगे। तो प्रियदर्शनी योजना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य में निःशुल्क बस सेवा यात्रा मिलेगी। ठीक है, राज्य जो पर्यटन निगम है केरला का, वो ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग ये जो है बस यात्रा वहाँ पे कर सकते हैं प्रियदर्शनी योजना के तहत। दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना, तो दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों लगभग करीब 10 लाख लोगों को कवर करेंगे। कैशलेस चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी उनको। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने पर मिलने वाले लाभों के अलावा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, निर्माण स्थलों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजने की सुविधा, निःशुल्क जांच सेवाएं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सेवाएं, लाभार्थियों के लिए हेल्पलाइन सर्विस भी यहाँ पे शुरू की है। एक बात ये नहीं समझ में आती कि जब ऑलरेडी जो है आयुष्मान भारत कवर कर रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी श्रमिकों के लिए एडिशनल यहाँ पर कवर होना ही चाहिए। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाते हैं। आईपीएल खत्म हुआ 29 मार्च से 31 मई तक चला, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर विजेता के बारे में देखेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट। आरसीबी विजेता रही, ठीक है, लगातार दूसरी बार। आरसीबी ने गुजरात टाइटन को फाइनल में हराया। कप्तान रजत पाटीदार, उपविजेता यहाँ पर गुजरात टाइटन्स। गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमान गिल। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली फाइनल में। पर्पल कैप कागिसो रबाडा गुजरात टाइटन्स के, और ओरिजिनली जो है ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर कागिसो रबाडा। गुजरात टाइटन्स ओरिजिनली साउथ अफ्रीका देश के प्लेयर। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से 676 रन इन्होंने बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी लगातार पूरे आईपीएल चर्चा में रहे थे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस साल का आईपीएल इतना बोरिंग होने के बावजूद जो है चर्चा का विषय बना रहा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को पुरस्कार मिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को। फास्टेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी ने लगाई थी, 36 बॉलों में सेंचुरी पूरी की थी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन दिस आईपीएल। ठीक है, बैट्समैन विद मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस भी वैभव सूर्यवंशी, 72 छक्के इन्होंने लगाए थे, और सबसे ज्यादा चौके लगाए थे साई सुदर्शन ने। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी हालांकि उर्विल पटेल की थी, 50 रन 13 बॉल में पूरे किए थे इन्होंने। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर केएल राहुल का रहा था। आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। हालांकि अभी टीम में शामिल किया गया, इनका ऑफिशियल डेब्यू जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं हुआ। देखते हैं इंग्लैंड में इनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। यंगेस्ट क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन इंडियन टीम, सचिन तेंदुलकर का इतना पुराना रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी भी 16 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 15 साल कुछ दिवस के हैं वो। 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर ये बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 200 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस खेलने वाली पुरुष और महिला दोनों में जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये बनी है। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल टी20 200 इनके पूरे हो गए हैं। अभी तक किसी भी पुरुष भारतीय क्रिकेटर के 200 नहीं पूरे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ए करियर में इतिहास का सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी ने लगाया था, 11 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे। लिस्ट ए करियर में सबसे फास्ट सेंचुरी अब वैभव सूर्यवंशी की है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो विजेता इसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे थे जर्मनी से, इनका पहला ग्रैंड स्लैम था। और फ्लावियो कोबोली को उन्होंने हराया था इटली से। महिला एकल में बात करें तो मिरा एंड्रेवा पहला ग्रैंड स्लैम इनका है। उपविजेता माया खोलिंस्का रही थी पोलैंड से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं FIH हॉकी विमेन्स नेशंस कप पर। हॉकी विमेन्स नेशन कप इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में, और इसमें विजेता रहा था भारत, और उपविजेता रहा था होस्ट न्यूजीलैंड। भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है इंडिया मोस्ट कैप्ड हॉकी प्लेयर बन गए हैं, और उन्होंने अपना 413वां मैच खेला था। 413 मैच यहाँ पर पूरे हो गए थे मनप्रीत सिंह के।
मतलब भारत के लिए हॉकी की सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले बन चुके हैं, वर्ल्ड लेवल पर अभी पीछे हैं। आगे शतरंज पे बात कर लेते हैं, नॉर्वे चेस 2026 और इसमें पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर आर प्रज्ञनंद थे भारत से। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बने, आर प्रज्ञनंद। महिला में आप स्किप कर सकते हैं, कोई इतना नहीं ज़रूरी है। WR वुमेन्स चेस टूर ये एशिया लेग इसका हुआ था, इसमें विजेता रही थी वैशाली राम बाबू। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप जो हुई थी अहमदाबाद के EKA एरिना में हुई थी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। पदक तालिका में शीर्ष पर ऑब्वियसली भारत टॉप पर रहा था, भारत आयोजन करता। कुल मिलाकर के भारत के पदक थे 114 और इसमें 102 स्वर्ण पदक थे। सेकंड पर जापान और फिफ्थ पर नेपाल था। टॉप 5 जरूर ध्यान रखिएगा, ये योगासन चैंपियनशिप ये पहली बार हुआ था ऐसा, योगासन को लेकर चैंपियनशिप, और हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। टॉप 5 में कौन कौन से देश थे ध्यान रखना है आपको। तीरंदाजी विश्व कप ये हुआ था तुर्की में। चाइना टॉप पर था फर्स्ट पर, और भारत यहाँ पर सेकंड पर था। गोल्ड मेडल जीते थे धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम महोद ने मिश्रित में, और धीरज बोम्मदेवरा ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में। आ जाएंगे हम लोग समिट सेक्शन पे। सबसे पहले है ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक, ये पूरी ओडिशा में हुई थी। पूरी ओडिशा में ये हुई थी, और क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत के पास। भारत जो है फोर्थ टाइम ब्रिक्स का चेयर यहाँ पर बना था 2026 से लेकर 2027 की शुरुआत तक के लिए। ठीक है, 2027 में प्रेसिडेंसी चली जाएगी चाइना को। 2027 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास चली जाएगी, चाइना को, क्योंकि रोटेट होने वाली मेंबरशिप होती है। 2012 में, 16 में, 21 में और 2026 में अध्यक्षता ब्रिक्स की भारत को मिली है। तो ओडिशा को आपदा प्रबंधन, खासकर विशेषकर चक्रवातों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, बचाव कार्यों में सराहनीय भूमिका के लिए मेजबान राज्य यहाँ पर चुना गया था। प्रथम ब्रिक्स MSME फोरम ये हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स MSME फोरम हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। इसमें ब्रिक्स के जितने भी सदस्य राष्ट्र थे और साथ जितने जो एसोसिएट देश हैं ब्रिक्स के, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल GDP का लगभग 40% हिस्सा जून 2026 तक, और हाल की ग्लोबल आर्थिक वृद्धि का लगभग आधा भाग का योगदान ये ब्रिक्स देश करते हैं। इस कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस की थीम थी बिल्डिंग फॉर रिजाइलेंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक ये हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो अब बस आपको वेन्यू ध्यान रखना है। सेकंड पैक सिलिका समिट ये वाशिंगटन DC US में हुई थी। सेकंड पैक सिलिका समिट में 35 देशों और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंडिया भी सिग्नेटरी है पैक सिलिका का। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। पहला 11वां ब्रिक्स फॉरेन पॉलिसी डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। और 11वां ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में, ऑब्वियसली क्योंकि IC का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम हरियाणा में है। 11वां आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस ये मुंबासा में हुआ था केन्या में। आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस मुंबासा केन्या में हुआ था, और दिस वाज द फर्स्ट ग्लोबल ओशियन समिट आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकी महाद्वीप के देश में पहली बार ये हुआ था। इसमें बेसिकली कमिटमेंट और प्लेज किस पर एसोसिएटेड होते हैं, सी रेगुलेशन पर, या फिर जो मछली पकड़ने वाले जहाज होते हैं और वीजल डेटा साझा करने को लेकर देश आपस में समझौता करते हैं। ठीक है, इसको अंगीकार किया गया था मुंबासा डिक्लेरेशन को 16 देशों के द्वारा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरेबिया और पैसिफिक के करीब 16 देशों ने इसको अंगीकार किया था। मुंबासा घोषणा पत्र को अपनाया गया था कि एक देश दूसरे देश को मछली पकड़ने वाले जहाज का डेटा शेयर करेगा। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम, ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी पहली बार भारत ने 2013 में की थी। भारत ने चौथी बार इस फोरम की मेजबानी की है, क्योंकि चौथी बार भारत की अध्यक्ष मतलब भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई थी। 26वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग बस्तर में हुई थी छत्तीसगढ़ में। सेंट्रल जोनल काउंसिल के सदस्य राज्य कौन कौन से हैं? सेंट्रल जोनल काउंसिल में आने वाले स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ में, तो क्या नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आएंगे? नहीं। 28वीं बैठक यहाँ पर जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है ये भारत के पास है, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में ये हुआ था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना काफी है। 52वां G7 समिट ये हुआ था एवियन लेस बेंस फ्रांस में।
फ्रांस में G7 समिट हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी अध्यक्षता की थी। चीफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? यूक्रेन, मध्य पूर्व संकट, एआई एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित इसमें किया गया था। कई बार ये पूछते हैं कि मेजर चीजें क्या डिस्कस हुई थी, कि इशूज जो डिस्कस किए गए थे वो था यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं है G7 का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल गेस्ट या फिर इंडिया ने एक आउटरीच कंट्री के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इंडिया के अलावा और कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे बुलाए गए थे? ब्राजील के, इजिप्ट के, केनिया के और साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को G7 में बुलाया गया था। वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस, इस बार थीम थी G7 समिट की। 68वां सेशन यहाँ पर गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का ये हुआ था भारत की अध्यक्षता में, क्योंकि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी भारत के पास है इस समय। तो 68 सेशन ये होस्ट किया था भारत ने, कहाँ पे? अपनी राजधानी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वेन्यू वर्ष 1961 में इस एपीओ को स्टैब्लिश किया गया था, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को। STPI टेक समिट इंडिया नेक्स्ट लीप, ये न्यू दिल्ली में जो है हुआ था। इस समिट में STPI ने एक एग्रीमेंट साइन किया था वाधवानी फाउंडेशन के साथ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत इनोवेट्स का आयोजन हुआ था फ्रांस के नीस में यह आयोजन हुआ था। भारत इनोवेट्स जो है ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। तो इसका संयुक्त उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन ने। बेसिकली इसमें एम क्या था? टू कनेक्ट रिसर्च फ्रॉम इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद ग्लोबल इन्वेस्टर मार्केट एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसी कह सकते हैं समिट में या फिर इस इवेंट में इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2020 को भी एनुअल किया गया था 14 जून 2026 को। तो भारत और फ्रांस क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बेसिकली सहयोग करेंगे 2030 तक के लिए, जैसे एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत और फ्रांस मिलकर के सहयोग करेंगे 2030 तक। इसी को कहा जा रहा है कि ये है भारत फ्रांस का इनोवेशन रोड मैप, इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तक के लिए। सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ SCO, स्पेस ऑफ पीस एंड शेयर डेवलपमेंट का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये दुशानबे में हुआ था, ताजिकिस्तान में। SCO की यहाँ पर 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस अवसर पर दुशानबे में सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ SCO, स्पेस ऑफ पीस एंड शेयर डेवलपमेंट शीर्षक के साथ एक सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। आसियान रशिया का स्मारक शिखर सम्मेलन है, आसियान रशिया कम्मेमोरेटिव समिट का आयोजन किया गया था 17-18 जून को कजान, रशिया में। कजान डिक्लेरेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी 35 ईयर्स टुगेदर को इसमें अपनाया गया था। व्लादिमीर पुतिन और फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष और आसियान के अध्यक्ष फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की थी यहाँ पर G7 में शामिल होने के दौरान। ये नीस और जो है एवियन और पेरिस की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी गए थे। कई सारे समझौते भी हुए, जैसे भारत का UPI अब पेरिस और नीस के हवाई अड्डों तक भी काम करेगा। एवियन और पेरिस की यात्रा के दौरान वाइवा टेक सम्मेलन G7 समिट में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप 2030 को अंगीकार किया गया था। इसके साथ ही NSTI कानपुर उत्तर प्रदेश में एरोनॉटिक्स से जुड़े कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया गया है, इसमें फ्रांस सहयोग करेगा। पेरिस स्थित स्टेशन F में अतिरिक्त 10 भारतीय स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन की घोषणा की गई थी। तो कानपुर से जुड़ा मुद्दा जरूर ध्यान रखिएगा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोनॉटिक्स स्किल डेवलपमेंट, ये NSTI कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है डेवलप होगा फ्रांस के सहयोग से। महिला महोत्सव में बात करें तो सबसे बड़ा महोत्सव हुआ था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये हुआ था 15 से 21 जून को, और इसमें कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग फिल्म क्या थी? गुड लक टू ऑल, ये कनाडा की फिल्म जो थी, ये ओपनिंग फिल्म थी सरपनी की। आगा पीटो, ये फिलीपींस की, और टाइम्स एंड जो आइसलैंड की फिल्म थी, इसको दर्शाया गया था ओपनिंग फिल्म के तौर पर। गोल्डन कोच अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए पोलैंड की फिल्म पॉलिश फिल्म सिल्वर को दिया गया था। ठीक है, और सिल्वर कोच पुरस्कार ये 2 फिल्मों को दिया गया था, अंडर द स्नो और माया सॉन्ग के लिए। माया सॉन्ग एनिमेटेड फिल्म है और अंडर द स्नो शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलमम
टेम्पल स्ट्रीट एनिमेशन फिल्म, स्मॉल क्लाउड और वाई नामक डॉक्यूमेंट्री, इनको सिल्वर कॉन्च नेशनल कंपटीशन के लिए फेस्टिवल में दिया गया था। बेस्ट स्टूडेंट फिल्म अवार्ड का पुरस्कार मिला था द ओल्ड बुल स्नोस और वंस न्यू। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाएंगे तो क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी कि फ्यूचर स्किल्स के लिए कौन सा देश कितना तैयार है। तो भारत को 13वें नंबर पर इसमें रखा गया था। फर्स्ट पर इन्होंने यूएस को रखा था, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया को, थर्ड पर यूनाइटेड किंगडम को। इंडिया की रैंक इसमें थी 13th। लीड्स इंडेक्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जारी किया गया है। ये काफ़ी ज़रूरी है और इसमें उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो आप जरूर देखिएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंकिंग दी गई है, जिसमें 4 टियर क्लासिफिकेशन है। जैसे एग्जाम्पलर स्टेट्स यानी कि जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, तो इसमें भी कैटेगरीज है। जैसे एग्जाम्पलर स्टेट कोस्टल स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाडु, लैंडलॉक्ड स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में मिजोरम और यूटी कैटेगरी में न्यू दिल्ली को दिया गया था। इसमें हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की कैटेगरी में कोस्टल स्टेट्स में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र रखे गए थे। बिहार लैंडलॉक स्टेट्स में हाई परफॉर्मिंग स्टेट में रहा था, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक्सेलरेटर स्टेट्स की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक थे। लैंडलॉक स्टेट्स में उत्तराखंड को यहाँ पर रखा गया था एक्सेलरेटर की कैटेगरी में। ये आप आगे यूकेपीएससी के लिए ध्यान रखेंगे। और ग्रोथ सीकर स्टेट इनकी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, तो कोस्टल स्टेट वेस्ट बंगाल, लैंडलॉक स्टेट राजस्थान, इनको अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ सीकर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था। माजुली द्वीप के 4000 वर्षों के जलवायु और वनस्पति इतिहास का जो है कह सकते हैं एक रीडिफाइनिंग की गई, मतलब ट्रेस किया गया कि कैसे यहाँ पर माजुली आइलैंड में वेजिटेशन डेवलपमेंट हुआ था। ये किसने किया था? लखनऊ बेस्ड बीबर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस ने किया था। तो बस यही आप ध्यान रखिएगा। माजुली जो है एक रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6 के आंकड़े आ चुके हैं। अभी तक हम NH जो है कह सकते हैं NFHS 5 के आंकड़े कोट करते थे अपने आंसर में। अभी नवीनतम आंकड़े आ चुके हैं NFHS 6। कवरेज क्या है? 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया है। और क्या क्या मेजर डेटा पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, हिंदी मीडियम में भी हमने दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा है कि 95.9% प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनेटल केयर यहाँ पे मिला था, ठीक है। नंबर ऑफ मदर्स रिसीविंग एंटीनेटल केयर फॉर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये इसकी संख्या मतलब जो है बढ़ी है परसेंटेज पिछले सर्वे की तुलना में। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 88.6 पहुंच गया था पिछले आंकड़ों से, और थोड़ा बढ़ा है 90.6 पहुंच गया है, ठीक है। स्किल्ड पर्सनल्स द्वारा जो है डिलीवरी का परसेंटेज भी 89.4% से 91.3% पहुंच गया है। इंडिया का जो TFR है इसको 2.0 यहाँ पे स्टेबल माना गया है। इंडिया का जो TFR है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का जो आंकड़ा 2.1 का होता है उससे कम पाया गया और 2.0 यहाँ पे माना गया है। कॉन्ट्रसेप्टिव यूज रेट जो है ये थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। फुल वैक्सीनेशन जो है 12 से 23 मंथ के बच्चों में वो बढ़ा है। और इसमें जो है अंडर 6 एज के बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनकी परसेंटेज भी ये 95.6% देखी गई थी। तो ये सब आंकड़े जो है आप ध्यान रख सकते हैं, खासकर TFR वाला आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि भारत का TFR अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 के आंकड़े से नीचे आ चुका है। SRS की रिपोर्ट आई थी, इसमें भी ये आंकड़ा आया। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट SRS के हिसाब से 1.9 यहाँ पर नेशनल एवरेज, जबकि NFHS 6 के हिसाब से कितनी है? 2.0 है, ध्यान रखिएगा। सोशल रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 होता है, उससे कम है दोनों में ही। सबसे ज़्यादा प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट कहाँ पे दर्ज की गई है? बिहार में अभी भी सबसे ज़्यादा है, 2.9 है। मध्य प्रदेश में 2.4, उत्तर प्रदेश में 2.4 है, राजस्थान में 2.3 है, उत्तराखंड में 1.8 है, हरियाणा में 1.7। टाइम 100 स्पोर्ट्स में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों की सूची आई है। इसमें एकमात्र भारतीय जो शामिल है वो स्मृति मंदाना, इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। इनको टाइटन कैटेगरी में रखा गया है। एथलीट्स, कोचेस, इन्फ्लुएंशियल एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में, ठीक है। ओनली इंडियन टू फीचर इन दिस ग्लोबल रैंकिंग। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट आ गई है। इसमें जो भारतीय शामिल हैं अक्षत बरनवाल इनको शामिल किया गया है। निकेत शाह, उज्जवल सुखेजा और सरन एस को शामिल किया गया है। श्रीराम रविचंद्रन, गोपीनाथ पांडुरंगन, जवाहर राजशेखर को शामिल किया गया है। भाविता मंडावा को शामिल किया गया है, उनके ब्रांड के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है, क्रिकेटर काफ़ी पॉपुलर जो हैं। और दिव्या देशमुख को शामिल किया गया है शतरंज से। कुशाग्र मल्होत्रा को डिजिटल और कंटेंट क्रिएटर की श्रेणी में
शामिल किया गया है। प्लेनेटरी क्लाइमेट वाइटल सिग्नस रिपोर्ट जो है आ गई है। 17 देशों के लगभग 70 वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जो है इन्होंने अध्ययन किया था जलवायु परिवर्तन पर। 11 प्रमुख जलवायु इंडिकेटर्स को स्टडी किया था। इन्होंने कहा कि जलवायु संकट गंभीर रूप ले रहा है, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2025 में मानवीय गतिविधियों के कारण जो राइस है वो 1.37 सेंटीमीटर तक 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है, और पेरिस समझौते की जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 4 वर्ष में ये लिमिट टूट जाएगी। जीवाश्म ईंधन का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है, इस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ओशियन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चिताया गया है। एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनजेडपी साथी ऐप, ये कीर्तिवर्धन सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने जारी किया है। इससे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी देश के चिड़ियाघर में जाते हैं तो उससे आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल जू गाइड के तरीके काम करेगा एनजेडपी साथी ऐप। जू के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं वहाँ पर, सब कुछ वहाँ पे बताएगा एक जू के भीतर। भाव्या पोर्टल जो है ये यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर की तरफ से आया है, और भाव्या स्कीम जो है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट मंथ में भी, भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो आई है, इसके तहत फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 6 सालों में 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क पूरे भारत में जो बनने हैं उसको लागू करने के लिए ये भाव्या पोर्टल लाया गया है। 6 वर्षों के भीतर विश्व स्तरीय 100 औद्योगिक पार्क भारत को डेवलप करने हैं पूरे देश में, उसके लिए भाव्या पोर्टल ये जारी किया गया है। पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल, ये WT मारुत ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। एयर सुविधा 2.0 ये लाया गया है। इबोला वायरस के मद्देनजर हवाई अड्डों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और निगरानी मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है एयर सुविधा 2.0। एयर सुविधा 2.0 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो ऑयल सीड किसान मित्र AI चैटबॉट ये लॉन्च किया गया है। इसमें जो तिलहन फसल है, ऑयल सीड किसान मित्र के तौर पर जो भी तिलहन फसल उगाना चाहते हैं किसान, उनको इन फसलों के बारे में जानकारी मिलेगी। किसी भाषा में इन फसलों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि कब जो है इनकी कृषि करना उपयुक्त रहता है और क्या क्या बारीक बातें होती हैं हर फसल संबंधित, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे से जैसे चैट करते हैं वैसे ही AI चैट करके सारी आपको जानकारी देगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौटिल्य और Q4 ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। कौटिल्य क्या है, ये फोकस्ड है डेटा क्रिएशन, AI बेस्ड एनालिटिक्स पर। ठीक है, और Q4 से संबंधित है लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री और मेंटेनेंस मैनेजमेंट पर वेरियस ऑपरेशनल डोमेन्स में। तो Q4 और कौटिल्य ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म है, भारतीय सेना के द्वारा। एक AI इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया गया समाधान दीदी। समाधान दीदी ये भी वॉइस चैटबॉट है, इसके थ्रू सिटीजन जो है कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में बोल करके, बिना कोई फॉर्म फिलअप करे, जो है 22 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है समाधान दीदी इनिशिएटिव। उसके बाद लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में विनिमय लॉन्च किया गया है। ठीक है, विनिमय को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सीमा पार होने वाले जो भी कार्गो हैं और यात्रियों के आवागमन को सुव्यवस्थित किया जा सके। मंथली MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। OP जिंदल यूनिवर्सिटी भारत का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका का यहाँ पे सर्टिफिकेशन या एक्रेडिशन मिल चुका है। टास्का इसको बोलते हैं, डेटा साइंस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्रेडिशन पाने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। ये सही है। असम असेंबली ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल UCC बिल पारित कर दिया था मई 2026 में, ये सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें कौन से कथन सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, दोनों यहाँ पर सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें बी। असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC पारित करने वाला तीसरा भारत का राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से संवाद और G7 G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया था? G7 एंड G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का इनॉग्रेशन किया है अमित शाह जी ने। श्री अमित शाह, सी यहाँ पे सही है, सी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन विकसित किए गए कितने उन्नत मौसम पूर्वानुमान उत्पादों को लॉन्च किया था 12 मई 2026 को? तो 2 ऐसे प्रोडक्ट्स को इनॉग्रेशन दिया था जो है जितेंद्र सिंह जी ने, और 2 ये जो प्रोडक्ट्स हैं AI पावर्ड सिस्टम है मॉनसून एडवांस फोरकास्ट ओवर पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब मॉनसून कैसे कैसे आगे बढ़ता है हमारे विभिन्न भारत के हिस्सों में, उसको ट्रैक करने के लिए AI पावर्ड सिस्टम ये बनाया गया है।
और एक प्रोडक्ट है हाई स्पेशल रिजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट फॉर उत्तर प्रदेश। ये पायलट सर्विस के रूप में शुरू किया गया है। 12 मई 2026 को भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कितने वर्ष के लिए रणनीतिक अवसर कार्यक्रम या फिर कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम शुरू किया है? ये प्रोग्राम 8 वर्षीय शुरू किया गया, 2026 से लेकर 33 तक चलने वाला है। 2026 से 2033 तक ये चलेगा और इसमें विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकताएं हैं उस पर काम किया जाएगा। इनहेंसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रिलेटेड रेजिलियंस फॉर ऑफ रूरल कम्युनिटी, स्ट्रेंथनिंग नॉलेज सिस्टम टू ट्रैक टू स्केल प्रूवन डेवलपमेंट मॉडल्स इन इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग हो जाएगा, इसमें बताना है। पहला है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को यहाँ पे जो है फॉर्म कर दिया है। 3 टियर रूरल बॉडीज में रिजर्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो उसमें रिजर्वेशन कैसे मिलेगा उस पर बात करने के लिए और फिर उस मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोग का सृजन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। मैसूर की एक जो है टीम ने, जो क्लासिकल कन्नड़ा में स्टडी कर रही है, लैंग्वेज स्टडी कर रही है, ईस्ट फेसिंग 12वीं सेंचुरी का जो बैटल ऑफ कैटल या तुरुगुल्लू जिसको बोलते हैं और हीरोइक स्टेला जिसको वीरगुल्लू बोलते हैं, इसको खोजा है, जो कि होयसाल वंश के शासक विष्णुवर्धन को बिलोंग करता हुआ बताया जा रहा है। ये सही है। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन यहाँ पे खोजे गए हैं जो कि 12वीं शताब्दी तक के पुराने यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में होयसाल वंश से संबंधित ये इंस्क्रिप्शन बताए जा रहे हैं। ये कन्नड़ा स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें सी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कितने नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया था? 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। सी यहाँ पे सही है, सी। 8 मई 2026 को माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये ज्वालामुखी किस जो है देश में स्थित है? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ए यहाँ पे सही है। 19 मई को ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल जी की कंपनी पैरेलल वेब सिस्टम्स ने इंडेक्स नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ये सही। भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और डिजिटल परिवर्तन को समर्पित एक सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, चिराग नामक एक कह सकते हैं शुरू किया गया सिस्टम। चिराग ये शुरू किया रीजनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सिकंदराबाद ने शुरू किया इसको। ये सही है। तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13 मई 2026 को निम्नलिखित में से किस ताइवानी बैंक ने भारत के गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी पहली शाखा खोली है? और इस तरीके से पहला ताइवानीज बैंक बन गया जिसने भारत में कहीं पर भी शाखा खोली है। ये आपका CTBC बैंक, फर्स्ट ताइवानीज बैंक जिसने भारत में अपनी शाखा खोली है, भारत में पहली बार, गिफ्ट सिटी गुजरात में। 14 मई 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने माहे तोकपो से कहां पर 2.10 किलोमीटर लंबी सिंचाई नहर का उद्घाटन किया था? तो सिंचाई नहर ये जो है माहे तोकपो से लेकर राल्डो तक ये खोली गई है। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे फिर सवाल है 16 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के किस शहर में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की भारत की पहली AI संचालित फिजिटल बैंकिंग शाखा खोली थी? इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड जो है फिजिटल बैंकिंग ब्रांच स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहाँ पे खोली थी? ये गुवाहाटी में किया गया था इनॉग्रेशन। डी यहाँ पे सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इंडोविडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और EPL लिमिटेड का मर्जर जो है अप्रूव कर दिया। ये सही है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने पायलट वर्जन लॉन्च किया था टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन का 29 मई को, वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन। ये सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही। मई 2026 में डीरेगुलेशन करने वाला या फिर विनिमय मुक्त करने के पहले दूसरे चरण के सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। ओवरऑल बात समझिए, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि कौन सा स्टेट यहाँ पर अपने बिल्कुल सभी प्रायोरिटी एरियाज को डीरेगुलेट करे। ठीक है, नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव ये भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट का है। इसके तहत अपने सभी
प्रायोरिटी एरियाज को जो है फेज 1 और फेज 2 में डीरेगुलेट करने वाला पहला स्टेट जो बन गया है वो त्रिपुरा बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी जरूरी एग्जाम में आ सकता है। 15 मई को किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी पहली हाइड्रोजन चालित शटल बस सर्विस का जो है उद्घाटन किया था? ठीक है, तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस ये शुरू की थी। ए यहाँ पे सही है, ए। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 35 पैसेंजर की है। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे इनकरेक्ट है? भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के जींद सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को चलाने की मंजूरी यहाँ पे दे दी थी। ये कथन एकदम सही है। दूसरा है कि नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब ने इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव 5 ईयर रोड मैप इन सेमीकंडक्टर सेक्टर रिलीज किया है। इसका नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। टाइटल सही है, लेकिन रोड मैप जो जारी हुआ है नीति आयोग की तरफ से वो 5 साल का नहीं हुआ है, ये 10 वर्ष का लॉन्ग टर्म मैप जारी किया गया है, 10 ईयर्स का। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में एक नई सदाबहार वृक्ष की प्रजाति यहाँ पे खोजी है। ठीक है, ये सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड ओनली। सेकंड ओनली इनकरेक्ट। 10 वर्ष की सेमीकंडक्टर नीति का रोड मैप जारी किया नीति आयोग ने। नई जो ये पेड़ की स्पीशी खोजी गई है, इसको नाम दिया गया है हम्बोल्टिया नायरियाना। तो डॉक्टर जी.एम. नायर के सम्मान में इस नए पेड़ का, खोजे गए पेड़ का नाम रखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि 15 मई 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले के भिवाड़ी में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया? सेमीकंडक्टर क्लस्टर ये राजस्थान का पहला खैरथल तिजारा में लॉन्च किया गया है, भारत का पहला। ये इंडिया फर्स्ट एसएमई लेड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है। ठीक है, तो इस वजह से जरूरी है, भारत की पहली एसएमई की नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर सुविधा जिसने व्यावसायिक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्घाटन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक फैसले में किस जिले के बहुशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को एक मंदिर घोषित किया है? ये कहाँ पे स्थित है? धार में। ठीक है, धार में बहुशाला को लेकर ये जो काफी दिन से डिस्प्यूट चल रहा था, इसको फाइनली एक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है एएसआई सर्वे के बाद से। ठीक है, बहुशाला कॉम्प्लेक्स मंदिर ये कहाँ पे? जिला धार, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्र सरकार ने WPI का बेस ईयर रिवाइज कर दिया है, अभी 2011-12 से 2023-24 तक आ चुका है। एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि बेस ईयर जो है 2022-23 आया है, 23-24 ये नहीं आया है। आगे इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ एनरोचमेंट एंड लीगल कंस्ट्रक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव अगस्तमलई लैंडस्केप। अगस्तमलई से इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए तुरंत ही आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कि विवाहित पुत्रियों को केवल उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मतलब कह सकते हैं किसी की पुत्री विवाहित हो गई तो उसे अनुकंपा नौकरी से वंचित रखना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला हो जाएगा। आर्टिकल 14 और 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन ये हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर इसमें हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि WPI का जो बेस ईयर है वो 2022-23 है, इसको रट लीजिएगा, आगे काफी साल तक यही बना रहेगा। 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश सीएम ने आंध्र प्रदेश के किस जिले के पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया था? ये किया था श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट में, सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट में। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे है फुजियामा पावर सिस्टम्स ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित अपने संयंत्र के 1.2 गीगावाट की टॉपकॉन सौर सेल निर्माण सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? टॉपकॉन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुलेगी रतलाम में, रतलाम में। डी यहाँ पे सही है, डी। टॉपकॉन पावर सिस्टम्स की एक फैक्ट्री जो है दादरी में है उत्तर प्रदेश में, अब ये रतलाम में भी खुलेगी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें यूनियन कैबिनेट ने वन टाइम बजटरी सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अप्रूव किया था, जिससे वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो प्राइस है वो सेम रहे, ज्यादा बढ़े नहीं। ये सही है। उसके बाद भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था। ये गलत है, भारत ने ये किया जरूर था शुभारंभ, लेकिन यूएस के साथ नहीं, ये यूके के साथ किया था, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल,
ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, किर्गिस्तान और जिम्बाब्वे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस साल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में इलेक्ट किया है। ये सही है। हर साल नॉन परमानेंट मेंबर्स बदल बदल के आते हैं 1 वर्ष के टेन्योर के लिए, तो इस साल 2026 से 27 तक के लिए ये हैं। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2027 से और जो 31 दिसंबर 2028 तक ये रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। इंडिया और यूके ने जो है फॉर्मली क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया था। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली करेक्ट, सी। 1 एंड 3 ओनली करेक्ट, सी। 21 मई 2026 को किस बैंक ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक तन्यकता सुविधा का शुभारंभ किया था? यानी कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिजिलेंस फैसिलिटी किसने शुरू की थी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, AIIB ने शुरू की थी। ए यहाँ पे सही है, ए। मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये करीब 10 बिलियन US डॉलर्स की सुविधा 2 वर्ष के लिए इन्होंने शुरू की है। केरल के किस जिले के उल्लूर में म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स का उद्घाटन किया गया था तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में। ये केरल का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम होगा और फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम होगा इंडिया का। ठीक है, ए शिवरामन इसके फाउंडर हैं। हमारे एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है सवाल कि भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम या भारत का पहला प्राइवेट म्यूजियम जो कि मेडिकल एजुकेशन को डेडिकेटेड है, ये कहाँ पे खोला गया है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की पात्रता से जुड़े 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें रॉन्ग, क्योंकि ये पॉलिसी मध्य प्रदेश लाया था और उन्होंने समाप्त कर दिया है कि 2 बच्चे होने चाहिए, अदरवाइज सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पहले नियम ड्राफ्ट किए गए थे, अब इसको वापस ले लिया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनू नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के दौरान एक दुर्लभ जंगली बिल्ली की प्रजाति कैरेकल को रिकॉर्ड किया गया है। ये सही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो त्रिपुरा का है, फर्स्ट टाइम इसने ऑनलाइन स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जिससे अपनी स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन को लोग मॉनिटर कर सके। ये सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा। गलत कथन है इसमें पहला, केवल पहला, क्योंकि 2 चाइल्ड की पॉलिसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इसको कह सकते हैं रिलीव किया है मध्य प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। 29 मई को केंद्र सरकार ने किस जो है यूटी पुडुचेरी में कितने SEZ को मंजूर किया था? 2 SEZ पुडुचेरी में खुलेंगे और खास बात यह है कि पुडुचेरी में भारत के पहले ऐसे SEZ होंगे जो एक अर्बन लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी द्वारा डेवलप किए जाएंगे, तो ये खास बात है। फर्स्ट SEZ इन इंडिया टू बी डेवलप्ड बाय एन अर्बन लोकल बॉडी, तो ये कहाँ पे खुले? पुडुचेरी में। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। इंडिया फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसका उद्घाटन किसने किया था? ओपन स्काई कास्ट प्रणाली को या फिर स्काई कास्ट सिस्टम को इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। सी यहाँ पे सही है। और इस तरीके से भारत ऐसा 19वां देश बन गया है जिसके पास इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला कहा जा रहा है AI नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार, इन्होंने वार्या नामक एक डिस्टिल्ड वीडियो मॉडल डिजाइन किया है, जिससे वीडियो AI को अफोर्डेबल बनाया जा सके और ऐसे कुछ मॉडल से डेवलप कर सकें जिससे आप कमांड दे करके वीडियो जनरेट कर सकें। ये सही है। इसके बाद है कि टोटल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का ये 162.69 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था अप्रैल मई 2026-27 के आंकड़ों तक, और जो है ये था 2025-26 में 141.89 बिलियन। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में भारत का बढ़ा है। इंडिया और फ्रांस ने एक जो है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म यहाँ पे लॉन्च किया पेरिस एग्रीमेंट के तहत। ये रॉन्ग है, क्योंकि भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म जो है अडॉप्ट किया है जापान के साथ, ना कि फ्रांस के साथ। जापान के साथ अडॉप्ट किया है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा 1 and 2 करेक्ट। 1 and 2 करेक्ट, ए यहाँ पे सही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपसे पूछा है तो मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री का स्टेटस भारत का खत्म कर दिया है, ये न्यूज आई थी मई में। ये रॉन्ग है, थाईलैंड ने किया है, थाईलैंड ने। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि अनपेड लेबर ऑफ होम मेकर्स मतलब जो है गृहिणियों के अवैतनिक श्रम को मान्यता देते हुए उन्हें नेशन बिल्डर का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एक फैसले में जून में। ये सही। भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA
ये 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके का ये लागू हो जाएगा 15 जुलाई से। ये सही। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 करेक्ट। 2 एंड 3 करेक्ट। बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। अब जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले तो स्टार मार्क करिए, बहुत जरूरी आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको सुराहा ताल पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, भारत का 100th रामसर साइट घोषित हुआ था? ये जो है एक ऑक्सबोर लेक है और हम लोग कह सकते हैं कहाँ पे स्थित है? बलिया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है ये भारत का 100th रामसर साइट ही घोषित हुआ है। 100th रामसर साइट, बी यहाँ पे सही है। सुराहा ताल भी ऑप्शन में दे सकते हैं, जयप्रकाश नारायण भी दे सकते हैं, बलिया में 100th रामसर साइट। आगे प्रश्न है, भारत की घोषणा के अनुसार वार्षिक योगदान के भाग के रूप में जल्द ही फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को भारत कितने रुपए कंट्रीब्यूट करेगा? 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। ए यहाँ पे सही है, ए। 13 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुछ दुर्गम इलाके हैं तो कई बार जो है मेल पहुंच नहीं पाता समय से, पार्सल वगैरह, तो उसमें ड्रोन जो है 10 किलोग्राम का भार लेकर के 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा। ड्रोन से यहाँ पर डाक पहुंचाई जाएगी। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चीन ने आनुवांशिक रूप से संशोधित तत्वों की मौजूदगी का हवाला देते हुए भारत की गैर बासमती चावल की 70 से अधिक लॉट्स को लौटा दिया था। तो ये सही है। हालांकि यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वो जानबूझकर के रेट कम कराना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। जापान ने भारतीय आमों के वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं में गंभीर कमियां मिलने के कारण 2026 के सीजन में ताजा आमों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें, गलत कोई नहीं है, सी यहाँ पे सही है। नॉन बासमती राइस को जो है लौटाया था चाइना ने और भारत के मैंगोस को बैन कर दिया जापान ने। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जून 2026 में असम के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है? 4 प्रोडक्ट्स को इसमें जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है? कार्बी एंग्लोम हैंडलूम, असम बिहू पेपा, असम बांस शिल्प, देवरी हैंडलूम, असम में जो है जीआई टैग प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 12। जून 2026 में एनएसई की सहायक कंपनी एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने कितने नए सेक्टोरल एक्सचेंज लॉन्च किए थे? ये लॉन्च किए थे 11। बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया था। तो फ्लेक्स फ्यूल जो पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया गया है, इसको कह रहे हैं कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से लेकर के 100% प्योर इथेनॉल से भी ये गाड़ी चल सकती है। हाई कोरोसिव नेचर जो इथेनॉल का होता है उसको झेलने में सक्षम इंजन होगा। हालांकि बता रहे हैं सिर्फ 3 ही गाड़ियां ऐसी अभी तक बिकी हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के काफी सारे सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही है। श्री हरदीप पुरी और जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने साथ मिल करके इसको जारी किया था, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे आ जाए किसने किसने लॉन्च किया, तो नितिन गडकरी और हरदीप पुरी साथ में थे इसमें। ठीक है। सेबी ने एक ग्रीन चैनल मैकेनिज्म लॉन्च किया गरुड़ा नाम से, जिससे AIF स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन में आसानी रहेगी। सही। इसके बाद है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। ये सही है, करेक्ट। उत्तर हो जाएगा इसमें डी। तो उत्तर प्रदेश के पास 3 डॉपलर वेदर रडार अब हो गए हैं। अब बताना है किस एशियन या सेंट्रल एशियन कंट्री को 10वां सदस्य यहाँ पर ओवरऑल बनाया गया था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाला 10वां सदस्य जो है ये कंट्री कौन बना था? सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया का पहला 10वां जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना था उज्बेकिस्तान। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है 8 जून 2026 को पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला कौन सा स्टेट या यूटी बना था? आखिरी, केवल यहीं पर लागू होना रह गया था, बाकी हर जगह लागू हो चुका है। आयुष्मान भारत 36वां बन गया था। आगे शिक्षा मंत्रालय ने किस देश के लिवरपूल विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना शाखा या ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लेटर ऑफ अप्रूवल दे दिया है जो है लिवरपूल यूनिवर्सिटी को। लिवरपूल यूनिवर्सिटी कहाँ की है? जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में अपना कैंपस खोलेगी। ये यूके की यूनिवर्सिटी है, यूके की। ए यहाँ पे सही है, ए।
आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए कूल रूफ कोटिंग के अनुप्रयोग पर भारत का पहला राज्य स्तरीय मानक संचालन प्रक्रिया लॉन्च किया था? मतलब फर्स्ट स्टेट लेवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है रूफ कोटिंग जो मतलब नहीं करते हैं, छतों को जो है कोटिंग की जाती है टेम्परेचर कम करने के लिए। अर्बन एरियाज में छतों को कुछ स्पेशल पेंट से कोट किया जाता है टेम्परेचर कम करने के लिए। उसके लिए स्टेट लेवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसने जारी किया है? और आपको ये भी पता होना चाहिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को घरों में अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये भी सेम तमिलनाडु ही था, वर्ष 2001 में, अगर आपको याद हो। अगर नहीं है तो याद रखिए, 2001 में जयललिता जब सीएम थी तमिलनाडु की, तब उन्होंने रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को तमिलनाडु के घरों में लगवाना अनिवार्य घोषित कर दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री जी ने ओडिशा के किस जिले के रायरंगपुर में ट्राइबल रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था? ट्राइबल रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था मयूरभंज, ओडिशा में। मयूरभंज में, मयूरभंज। प्रश्न है कि 9 जून 2026 को रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा मंत्रालय की जो है खाली जमीन पर 250 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय की जमीन सीतापुर में जो है, वहां पर करीब जो है 850 एकड़ में 250 मेगावाट क्षमता वाला एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा सीतापुर में। सीतापुर में, सी यहाँ पे सही है। गृह मंत्रालय ने झारखंड स्थित हल्दिया बंदरगाह को आव्रजन चौकी के रूप में अधिसूचित किया है। हल्दिया पोर्ट झारखंड में है ही नहीं, तो ये पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में है। फिर दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 को जो है अमेंड किया है, और जिससे एनजीओ जो भी डोनेशन प्राप्त करते हैं फॉरेन से, उनकी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, सरकार को एक एक डेटा देना पड़ेगा, ये सही। उसके बाद अंकटाड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया था भारत 2025 तक, ये सही। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें, करेक्ट है 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बी यहाँ पे सही है, बी। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग में वो 35.4% तक का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 मई को रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना शौर्य वाटिका का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था? नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया था लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है, लखनऊ में। बेसिकली जो आईएनएस गोमती जो है, जिसको डीकमीशन किया गया था 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद मई 2022 में, तो उसमें इसी आईएनएस गोमती के वेपन सिस्टम और आर्टिफैक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी नेवल शौर्य वाटिका में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से ओडिशा के किस जिले के लखनपुर में बनने वाले भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है? मतलब भारत की ये कोल टू अमोनियम नाइट्रेट जो कह सकते हैं कॉमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है कहाँ पे लगेगी? झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा में, ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में। डी यहाँ पे सही है। अमोनियम नाइट्रेट जो है काफ़ी सारा यहाँ पे इंडिजिनसली बनाया जा सकेगा, जो अभी तक हम एक्सपोर्ट करते थे, मंगवाते थे चाइना वगैरह से, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट है ये माइनिंग इंडस्ट्री में काम आता है। जब कभी भी जो कैसे आपने देखा होगा कि माइनिंग इंडस्ट्री में कई बार पहाड़ वगैरह को उड़ाना पड़ता है डायनामाइट जैसी चीज़ों से, है ना, मतलब जो केमिकल से धमाका करके ब्लास्ट करके रास्ता बनाया जाता है माइनिंग के लिए, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट भारत में कम बनता है, तो इस वजह से ये नए कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, क्योंकि ये हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था चाइना वगैरह से, यूक्रेन से, वेस्टर्न यूरोप से, ये सब मंगाना पड़ता था। भारत में ये बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्लोवाकिया यात्रा के दौरान किस राज्य की पारंपरिक थेवा आर्ट से निर्मित कफलिंग या कमीज की आस्तीन के बटन स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी को भेंट किए थे? तो ये थेवा आर्ट कहाँ की है? राजस्थान की है, राजस्थान की है। सी यहाँ पे सही है। बारीक स्वर्ण नक्काशी यहाँ पर की जाती है रंगीन कांच पे, तो इसकी उत्पत्ति राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है, और इसको जीआई टैग भी वहाँ पे मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के नए सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 लिस्टों में पहला स्थान हासिल किया है? लाइनशाइन सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में पहली लिस्ट में आ चुका है। ये कहाँ का है? चाइना का।
तो अमेरिका का जो एल कैपिटन नामक जो कंप्यूटर था वो सेकंड नंबर पे आ गया है। चाइना का ये लाइनशाइन फर्स्ट पे आ गया है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली ने अपने कंट्रीब्यूशन के कितने साल पूरे कर लिए हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली में है। इसने अपने सृजन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भोजपुर के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया था। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है, इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज बिहार करंट अफेयर के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इफेक्ट। इंस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट ऑफ आईएसआई ने डिस्कवर किया 1400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन नलमल्ला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के पास। ठीक है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं नलमल्ला टाइगर रिजर्व के पास, ये 2nd सेंचुरी एडी से 16वीं सेंचुरी एडी तक के पुराने हो सकते हैं। सतवाहना पीरियड के इंस्क्रिप्शन जो मिले 2nd सेंचुरी एडी के आसपास, ये प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और बाद के इंस्क्रिप्शन में तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है कई सारी डायनेस्टीज ने जो रूल किया था 2nd सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, इन सभी रूलर्स ने, चाहे वो सतवाहना हो, ईस्टर्न चालुक्य हो, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक हो, चोलाज हो, काकतीय वंश के लोग, रेड्डी वंश के लोग, और विजयनगर शासक, उनके इंस्क्रिप्शन ये हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने नए प्रिजन्स यानी कितने नए कारागारों के निर्माण के लिए अप्रूवल दे दिया है? 5 नए कारागार खुलेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब कैदी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और कारागार काफी पुराने हैं, इनकी क्षमता कम है। तो जेल जो है कहाँ बनेगी? मुरादाबाद में, कानपुर नगर में, औरैया में, ललितपुर में और भदोही में। सबसे बड़ा जो जेल बनेगा वो बनेगा कानपुर नगर में। ठीक है, 5 जेल नए बनेंगे उत्तर प्रदेश में। इसमें है कि मेजराना 2 क्वांटम चिप जो है ये किसने अनवील किया है? जिसने बनाया है इसको माइक्रोसॉफ्ट का मेजराना चिप है। लास्ट ईयर यूपीएससी में इसके बारे में आया था। इसको नेक्स्ट जनरेशन टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप कहा जा रहा है, और हम लोग ऐसा कह सकते हैं अगर ये सही समय से चलता रहा तो एक स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर जो है माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर पाएगा वर्ष 2029 तक। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यहाँ पे 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने, 10 ईयर्स, डी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत इसमें फ्री एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी एंटीनेटल केयर यहाँ पर दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और हर महीने की 9 तारीख को महिला की यहाँ पर जांच वगैरह भी होती है, और काफ़ी सारे फायदे यहाँ पे दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को। ठीक है, आगे है भरतनाट्यम का मास परफॉर्मेंस यहाँ पर कोलंबो में किया गया था श्रीलंका में, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। 5000 डांसर्स एक साथ भरतनाट्यम कर रहे थे, ये सही। उसके बाद जितेंद्र सिंह जी ने नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया था लद्दाख में, लद्दाख में, ये सही। उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चीज़ गलत हो गई। फैक्ट, ये लद्दाख में नहीं जो है इनॉग्रेशन किया था, जम्मू में किया था। हालांकि लद्दाख को भी सर्व करेगा, लेकिन इनॉग्रेशन उसका हुआ था रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का जम्मू में। ठीक है, और इस तरीके से भारत में 7 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हो चुके हैं। आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट ओनली, फर्स्ट ओनली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? BAPS स्वामीनारायण टेम्पल का उद्घाटन किया जाएगा सितंबर 2026 में। ये पेरिस सबर्ब बसी सेंट जॉर्जेस में स्थित होगा, और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल से ये इसको बनाया गया है। पेरिस टेम्पल फेस्टिवल होगा 2 से 14 सितंबर तक, और इसमें इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल ही खुलेगा फ्रांस में, फ्रांस। आगे क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पंजाब के माझ रेल के माझ क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए लगभग 100 वर्ष पुरानी कादियान ब्यास रेलवे लाइन को पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी दे दी थी। ये सही है, क्योंकि ये 100 वर्ष पुराना प्रोजेक्ट है, और पहली बार इसको 1928-1929 में ब्रिटिश पीरियड में अप्रूव किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया। करीब 40 किलोमीटर लंबा ये ब्रॉड गेज है, इसको सरकार जो है रीडेवलप करेगी। 194 वर्ष का जो जोनाथन टॉर्टॉइज है, स्टिल लिविंग टॉर्टॉइज, सेंट हेलेना आइलैंड में साउथ अटलांटिक ओशियन में, इसको ओल्डेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल का खिताब मिल चुका है। ये कछुए की एज एस्टिमेटेड 194 साल है। इसका नाम है जोनाथन, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ए।
1 जून 2026 को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि स्कीम के कितने साल यहाँ पे पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पर 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये कह सकते हैं कोविड लॉकडाउन के बाद अस्तित्व में आई थी। 10,000 रुपए की यहाँ पर कैपिटल दी जाती थी, बिना मतलब किसी गिरवी के लोन दिया गया था ठेले खोमचे वालों को जिनका रोजगार कोविड महामारी के कारण चला गया था। फिर बाद में फेज वाइज इस लोन की राशि को बढ़ाया गया था। पीएम स्वनिधि अपने 6 वर्ष पूरे कर चुका।